अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटीज ने दुनिया को पोलराइज निश्चित रूप से कर दिया है। अब उन्हीं के साथी देश जो नाटो के बैनर तले बैठते थे, साथ में चाय की चुस्कियां होती थी, अब वो उससे टाटा गुड बाय बोलने लगे हैं, क्योंकि असल के अंदर उनको पता लग चुका है कि भाई जो समस्या है, समस्या रशिया या चाइना के साथ है या नहीं है, लेकिन वास्तविक समस्या अमेरिका हमारे लिए पैदा करेगा। क्योंकि कैंसर तो सर कैंसर होता है, कीमो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात होगी एक ऐसी जगह की जहां से अमेरिका की एग्जिट यदि होता है तो अमेरिका के लिए बड़ा भारी होने वाला है। और जब खुद के अपने ही उससे आईना दिखाने लगे तो बाकी देशों के अंदर तो उत्साह का फुहार फूट जाएगा। ये जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस इमेज में गौर से देखिएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक इमेज को शेयर किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और एआई जनरेटेड इस इमेज में इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि मेरे सामने बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स बैठे हैं और इन यूरोपियन लीडर्स को मैं दिखा रहा हूं कि देखो साहब, ये एक अमेरिका का मैप है। अमेरिका का मैप तो सिर्फ यहीं तक अमेरिका है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने जो कनाडा है, कनाडा की टेरिटरी को भी अपना बता दिया, उसके साथ में ग्रीनलैंड को भी अपना बता दिया। ना सिर्फ ये यहां रुके, बल्कि नॉर्थ साउथ अमेरिका के दो देश, जिसमें एक है कोलंबिया, दूसरा है वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला को भी इन्होंने इसमें अमेरिकन टेरिटरी दिखाया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है। दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम ग्रीनलैंड को किसी भी स्थिति में लेके रहेंगे। बातें ग्रीनलैंड की चल रही थी, लेकिन ग्रीनलैंड को सिर्फ ग्रीनलैंड तक या डेनमार्क तक सीमित करके देखना यूरोप की नजर से बेईमानी होगी, क्योंकि यूरोप के देश इस बात पे सहमत हो चुके हैं, एक मत लगभग आ चुके हैं कि ये जो नासूर फैल रहा है ये हमें भी परेशान करेगा। तो पोलराइजेशन उसके अमेरिका के उस एक्शन के अगेंस्ट में होना शुरू हो गया। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो वेनेजुएला और कोलंबिया, इन दो देशों को अपनी टेरिटरी दिखाने का तुक क्या है? यहां पे ग्रीनलैंड को अपना एरिया दिखाने का मतलब क्या है? कनाडा के तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े ही कठोर शब्दों के अंदर अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अब अमेरिका की वो बात अमेरिका में नहीं रही, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो चुका है और अब हम पे कोई विशेष दबाव अमेरिका को लेके हो नहीं सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे वेनेजुएला का जो इधर का जो ऑयल सेक्टर है उसको ये ऑलरेडी कब्जा ले ही चुका है। यहां पे ग्रीनलैंड से भी ये ऑयल चाहता है, यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो ये चाहता है, और आर्कटिक रीजन के अंदर डिप्लोमेटिक कंट्रोल और जो ट्रेड का कंट्रोल है वो ग्रीनलैंड के माध्यम से चाहता है। अब यहां पे कुछ लोगों को सोचना, इस बात के ऊपर विचार तो हमें करना पड़ेगा कि भाई जब दुनिया इस बात के लिए आगाह करते थे एक दूसरे को कि चाइना जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है, चाइना ने टेरिटरी का एक्सपेंशन किया, वो जमीन को लूट रहा है, उसके बहुत सारे एग्जांपल है और उसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में कह करके, सुन करके कि भाई हाँ जी हम तुम्हारे घर में चोरी करेंगे और फिर वो चोरी कर ले, ये काम अमेरिका कर रहा था। बाकी जो यूरोप के देश थे वो उसके चोरी के अंदर, उनको लगता था चोरी है, पड़ोसी के है, हमारे थोड़ी है, लेकिन सब चोर अब इनके घर में भी घुस गया। हमने पिछले लेक्चर्स में इस बारे में बात की थी कि अमेरिका को यदि यूरोप से सबसे पहले चैलेंज आएगा तो वो देश जो होगा वो फ्रांस होगा, और फ्रांस ने अपना रंग यहां पे दिखा दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने अपने तीखे तर्रार स्टेटमेंट पहले भी दिए थे, लेकिन उसके बीच में एक ओछी हरकत ट्रंप की तरफ से होती है। ट्रंप की इस हरकत को वहां का मीडिया, फ्रांस का मीडिया हाईलाइट करता और कहता है कि भाई ये एक बहुत ही इमेच्योर जो है हरकत ट्रंप ने की है। एक हेड ऑफ द नेशन अगर कोई मैसेज भेज रहा है वो बहुत ही, उसकी सीक्रेसी प्राइवेसी होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, इज्जत होती है। यार तुम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो ये एक इमेच्योर लीडर का उदाहरण है। कहते हैं ना कि उम्र 55 और दिमाग बचपन, तो ट्रंप की उम्र बहुत हो चुकी है, दिमाग शायद एक बच्चे वाला है। इन्होंने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट यहां पे शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि देखिए ट्रंप जो मुझे ना, मैक्रोन ने एक मैसेज भेजा है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, सारी बात उसमें लिख दी। उन्होंने लिखा जो ट्रंप को मैसेज आया है इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से, तो इमैनुअल मैक्रोन लिख रहे हैं कि यार देखो सीरिया में आपके मैं साथ खड़ा हूं, आपके साथ में ईरान में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ग्रीनलैंड के साथ में क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड को छोड़ो, थोड़ा दिमाग हटाओ, हम कुछ एक G7 की मीटिंग जो है वो दावोस के बाद में मैं प्लान करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। दुनिया भर के देश और लीडर वहां आए हुए हैं कि उस मीटिंग से फ्री होने के बाद में मैं पेरिस के अंदर एक G7 की मीटिंग अनाउंस कर देता हूं, मीटिंग करवाता हूं, रशियन प्रेसिडेंट को बुलाएंगे, उधर से मैं, आप बोलोगे बाकी देशों को बैठ के बात करते हैं, कुछ डिफरेंट प्लान करते हैं, लेकिन ये चिंदीपना कम से कम छोड़ दो। भाई ट्रंप ने उसी स्क्रीनशॉट को पब्लिकली कर दिया, तो नाराजगी की बात थी। अब इस बात की खुन्नस इमैनुअल मैक्रोन ने उतारी दावोस में। दावोस में जब ये अपने बारी इनकी आई बोलने की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे,
इन्होंने अपने बड़े ही तीखे अंदाज में शब्दों के बाण चलाए और वो शब्द निकाले जैसे गुंडा, चोरी, डकैती, ऐसे शब्दों तक का प्रयोग किया और कहा कि हम सम्मान संप्रभुता का करते हैं, गुंडई का सम्मान नहीं करते। यहां पर अमेरिका को सुनाने के लिए, इनडायरेक्टली पत्थर मारने के लिए और उसके अंदर चिढ़ पैदा करने के लिए, मन की खुन्नस निकालने के लिए जितने शब्द संभव हो सकते थे, लगभग सारी अपनी वाक कला की संपूर्ण प्रदर्शन जो है वो इमैनुअल मैक्रोन ने यहां कर दिया। अमेरिका को तीखा मैसेज दे दिया। यहां पे फ्रांस ने तो शुरुआत कर दी, लेकिन अमेरिका के लिए दो झटके एक जगह से और आए। पहला तो फ्रांस से आ ही गया, दो झटके एक देश से और आते हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम से उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ यहां पे नया निकल के आएगा जो कि मेरे खिलाफ होगा। जिस समय पे माहौल चल रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया का, उस समय भी अमेरिकन डिसीजंस के साथ में ना तो फ्रांस खड़ा रहा है ठीक से, ना तो यूके खड़ा रहा है। लेकिन यूके की तरफ से जो बात आई वो बड़ी आश्चर्यजनक है। यूके के पार्लियामेंट के अंदर एक मिनिस्टर, एक एमपी ने, यानी एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप दुनिया का सबसे घटिया और सबसे करप्ट भ्रष्ट राष्ट्रपति है, इससे भ्रष्ट कोई हुआ ही नहीं। यह सिर्फ ताकत के बल पे सब कुछ लेना चाहता है, जो कि इसकी बेवकूफी है, नादानी है, बचपना है। और जब यह भाषण हो रहा था, उस भाषण की ऑडियो क्लिप्स, उस वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है, देखिएगा। उसमें जो साथी बैठे और सांसद थे, उन्होंने बड़ी जोर जोर से कहा शेम शेम, यानी इसके ऊपर शेम बोला उन्होंने कि यार ये शर्मिंदगी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में बेइज्जती हुई सो हुई, लेकिन वहीं पे एक वो डिसीजन जो कि अमेरिका के पेट का दर्द शायद पहले नहीं था, लेकिन अब बन गया। कारण उस डिसीजन के पीछे आड़ लेके ये खुद को ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए खुद को और मजबूत दिखाएगा। देखिए मेरे लिए कितना जरूरी है कब्जा करना, क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग कैसा कर रहे हैं अब आप समझिए। कीर स्टारमर ने एक डिसीजन लिया, डिसीजन लेकर के अनाउंसमेंट ये हुआ कि साहब हम जो है अब अमेरिका के साथ कोई बहुत ज्यादा हम उसके अब पगचंपी करने वाले नहीं है, अमेरिका की बहुत ज्यादा परवाह हमें नहीं है, हम हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। इससे अमेरिका जो है वो नाराज हो गया। बात है आइलैंड्स की, बात है द्वीपों के समूह की जो हिंद महासागर में कहीं आता है। मैं भी सारा नक्शा दिखाऊंगा, सारी उसके बारे में जो व्याख्या है वो मैं आपसे करूंगा। अब वो आइलैंड्स एक वो जगह है, उसमें पर्टिकुलरली डियागो गार्सिया करके एक आइलैंड है जिसके बारे में आपने सुना समझा होगा। उस आइलैंड को लेके अमेरिका बड़ा पॉजिटिव हो गया, बोला कि यार ये चीज से ना चीन और रूस के तुम सींग खड़े कर दोगे, बाकी परेशानी वेस्ट को आएगी। अब यहां पे शब्द ट्रंप के मुंह से निकला वेस्ट, पश्चिम। भाई खुद के लालच में जो पश्चिम को ही वो परेशान कर रहा है, तब उनको अब याद नहीं आया कि पश्चिम का क्या होगा। खैर छोड़ते हैं इस बात को। अभी मॉरिशस के साथ में सर ये समझौता कीर स्टारमर कर रहे हैं। अब मॉरिशस का ये जो द्वीपीय इलाका है, इसको अगर हम समझें तो अमेरिका के लिए ज्यादा परेशानी का कारण वो डियागो गार्सिया आइलैंड है, पर्टिकुलर जहां पे जॉइंट बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस है यूके का और यूएस का। उसकी क्या घटना, क्या कहानी, पहले इस नक्शे को देखिए सर। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि हिंदुस्तान में ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से आगे जाएंगे तो यहां मालदीव्स, मालदीव्स से आगे चलिए तो ये चागोस आइलैंड से, चागोस द्वीप समूह है। थोड़ा और बेहतर नक्शा यहां पे है। यहां पे अरेबियन सी में आप देखेंगे तो ये चागोस आइलैंड्स, यहां पे मालदीव्स, यहां पे ये लक्षद्वीप। अब बात ये समझिए कि इस मॉरिशस का ये बेसिकली टेरिटरी हुआ करती थी मॉरिशस की। यहां पे सेशल्स और ये मेडागास्कर आ जाता है। अब साथियों इस इलाके में चागोस आइलैंड्स को ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी यानी BIOT के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस चागोस आइलैंड्स में बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से एक डियागो गार्सिया है जो कि आपको नक्शे में दिखेगा। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जो चागोस आइलैंड्स के अंदर यदि ये जगह जो पर्टिकुलर है जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस जगह डियागो गार्सिया है। यहां से ये पूरा की तरह से अफ्रीका, यहां से मिडिल ईस्ट, यहां से एशिया का जो अंदरूनी इलाके तक इंडिया से होते हुए, और पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया और ये जो ओशनिक नेशंस हैं, इवन अगर साइड में जाओ तो आप ऑस्ट्रेलिया, इस सारे इलाके को ये इस अपने मिलिट्री बेस से कंट्रोल कर सकता है और यहां पे नियंत्रण बरकरार रख सकता है। और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस में ये डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो यूज हुआ है। आप यदि स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे के पूरे आइलैंड्स का ये हिस्सा है सर बिल्कुल सदर्न वेस्ट, माफ कीजिएगा, साउथ के अंदर मोस्टली जाकर के, साउथ ईस्ट में जाके ये हिस्सा डियागो गार्सिया है, जहां पे डियागो गार्सिया के ऊपर इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अब ये डियागो गार्सिया में ये जो पूरा चागोस आइलैंड्स की जो संप्रभुता है वो सरेंडर कर दी गई है किसको?
वो सरेंडर कर दी गई है मॉरिशस को। अब बात ये समझिए, स्टेटमेंट के ऊपर जब ये भड़के तो इन्होंने कहा इट इज द मोस्ट स्टूपिड एक्शन, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सबसे घटिया बेवकूफी पना निर्णय जो है वो यूके ने लिया है। अब बात यह है कि टेरिटरी किसकी, यूके की, दिया किसको, मॉरिशस को, प्रॉब्लम किसको, अमेरिका को। तो इसी के बात पे भाई ने बेस बना लिया और बेस बना के बोल दिया कि इसलिए भैया ग्रीनलैंड जरूरी। देखो देश कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, हमारी सुरक्षा की कोई सोचता नहीं। आइए थोड़ा सा इस ये जो चागोस आइलैंड्स इसके बारे में मैं आपको बता दूं। साथियों ये जो चागोस आइलैंड्स की बात आप सुनेंगे तो पहले ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। 1814 में 1814 में ब्रिटेन ने फ्रांस से इसे अपने पास में लिया और काफी दिनों तक पूरा वहां पे कॉलोनाइजेशन आपको रहा ही है ब्रिटेन का। अफ्रीका से और हिंदुस्तान से मजदूरों को वहां पे ले जा करके खेती वगैरह हुई, जो भी वहां पे एक्टिविटीज थी वो जाके श्रमिकों को बसाया गया और इसे बाद में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी कहा गया, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। 1965 में क्या होता है, जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को अलग, मतलब मॉरिशस तो उस टाइम इंडिपेंडेंट कॉलोनी, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डेवलप हो रहा था, उसी समय पे इन्होंने अनाउंसमेंट करके चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस से अलग डिक्लेयर कर दिया। अब उस समय भी चागोस आइलैंड्स के ऊपर जो चागोशियन लोग, जो चागोस के निवासी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। मॉरिशस ने भी कहा कि भैया ये हमारी टेरिटरी है और ये केस बहुत लंबे समय से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, जिसका निर्णय मॉरिशस के पक्ष में आया है कि भाई ये जगह इनको देनी चाहिए। तब से लेकर के मामला वहां पे क्या हुआ कि वो जो लोग वहां रहते थे उनको खाली कराया गया, जबरन भगाया गया और वहां पे एक डियागो गार्सिया में इन्होंने अपना नेवल बेस और मिलिट्री बेस जो है वो जॉइंट यूएस यूके का स्टैब्लिश कर दिया। अब यहां पे बात क्या चल रही है, लोग जो चागोसियन हैं वो यूके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कि यार हमारी जो जगह है हमें वहां से भगाया गया, इलीगल तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया गया, अब हमें हमारी जगह चाहिए। अब क्या इस सारे माहौल में उनको वो जगह जो है उन मूल निवासियों को मिली? तो ये जो समझौता हो रहा है इसमें सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी यानी राजनीतिक संप्रभुता है वो मॉरिशस को दे दी जाएगी। अब आप एक चीज सोचिए कि अमेरिका ने अपना जॉइंट बेस बनाया यूके की टेरिटरी पे, क्योंकि अगर चागोस आइलैंड्स को आज की डेट में आप देखेंगे तो यूके की टेरिटरी है, यूके की टेरिटरी में अगर वो अपना जो मिलिट्री बेस वहां पे बना रहा है तो उसको विश्वास ये है कि ये एक नेटो नेशन है, नेटो नेशन है, पुराना हमारा अलाई है, सहयोगी है, साथी है, तो कोई इशू नहीं है उसके वहां काम करने में। अब साहब क्या है कि ये टेरिटरी दे दी गई है, किसे? टेरिटरी पूरी तरह से दे दी गई। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसकी हो जाएगी? मॉरिशस की। क्या मॉरिशस नेटो नेशन है? नहीं है। क्या मॉरिशस ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है? नहीं है। वो वैश्विक दक्षिण का यानी ग्लोबल साउथ का वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, वो वैचारिक रूप से भारत के करीब है। और अगर एक कदम और थोड़ा दूर का रिश्ता माना जाए तो रशिया और चाइना से भी उसके बहुत नेगेटिव संबंध नहीं है। लेकिन यहां पर वो जो बात ब्रिटेन की टेरिटरी होने में थी वो अब मॉरिशस की टेरिटरी होने में नहीं है। तो साहब अब क्या होगा, उसके बदले में इनको 101 मिलियन ब्रिटिश पाउंड प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 99 साल की लीज के ऊपर। वो डियागो गार्सिया जो पर्टिकुलर है वो बेस बरकरार रहेगा, बाकी सब उनको छोड़ दिया जाएगा। डियागो गार्सिया पे लीज जो है वो बरकरार रहेगी कि मेंटेनेंस प्रॉपर वहां पे होता रहे और कोई तरह की प्रॉब्लम वहां पे नहीं हो। तो बेस भले ही नहीं हट रहा, लेकिन बेस के पीछे जो बेस था वो तो खिसक चुका है। तो यहां पे जो चीज की उम्मीद होनी चाहिए थी, घर लौटने की गारंटी अभी तक नहीं दी है। चागोसियन लोग जो कि विरोध में है कि भाई हमें बसाया जाए, उसको लेके अभी तक कोई चर्चा यहां पे नहीं आई है। इन सब के बीच उस मौके का फायदा उठा करके ग्रिंगो ने एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि भैया इसलिए ही तो, समझ रहे हो, मैं क्यों अपने देश की रक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं क्यों यहां पे ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ सकता। ग्रीनलैंड छोड़ा तो देखो यूके ने क्या कर दिया, कल को डेनमार्क यहां पे रशिया के साथ में ट्रीटी कर लेगा। और आप एक आश्चर्य रूप और समझिए, रशिया और चीन जो है वो इनका इतना माथे का डर बन चुका है, बोलने में तो वो इंडिया भी बोलता, लेकिन इंडिया का नाम उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे उम्मीद है कि इंडिया एक दिन मेरे पक्ष में आके बैठ जाएगा। ये वैसा ही है जैसा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पे बाकी 8 देशों पे जो नेटो के नेशन थे उन पे टैरिफ लगा दिया गया, 10% टैरिफ लागू है, 25% की धमकी है। लेकिन एक बड़ा मुखर पड़ोसी देश कनाडा जो विरोध कर रहा है खुल के, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया क्योंकि उसे उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो कुल मिलाकर के यहां पे अमेरिका के माथे में दर्द डालने वाले 3 देश हैं, इंडिया, रशिया और चाइना, जिसको हम RIC बोलते हैं। यहां पे कहते हैं कि कल को ये इनसे समझौता कर लेंगे
तो हमारा क्या होगा? अब भाई बात समझने वाली यह है कि इस पूरी स्थिति में जो खबर बनती है बहुत सारी, उसमें से इंडिया टुडे ने यूं कवर किया कि ट्रम्प्स न्यू ग्रीनलैंड एक्सक्यूज। आप आश्चर्य देखिए, ट्रम्प का ग्रीनलैंड को लेकर नया एक्सक्यूज है कि देखो जी कितनी गड़बड़ हो रही है, अब हम इसे कैसे सहेंगे। इस सारे माहौल में उन्होंने कहा कि अब तो हम किसी भी कीमत पे ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेंगे। अब ग्रीनलैंड की पूर्णाहुति किस दिन होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन कदम तो बहुत जबरदस्त तरीके से वहां बढ़ चुके हैं। बात रही चाइना की और रशिया की, ये दोनों देशों के लिए ये तरह से विक्ट्री ही मानिए, क्योंकि जब डिप्लोमेटिकली कुछ चैनल ओपन ऐसे हुए हैं जिनसे कि मॉरिशस, रशिया, मॉरिशस, चाइना के बीच में चीजें सुधर रही हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उसके पास में आई है, हो सकता है कि डियागो गार्सिया के किसी अदर आसपास के किसी इलाके पे इन दोनों देशों में से किसी की एंट्री हो और वो भी अपना वहां पे मिलिट्री बेस में एस्टैब्लिश कर लें, क्योंकि पहले जो चागोस आइलैंड यूके के पास था अब उसके पास में वो नहीं रह जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ट्रंप का एक स्टेटमेंट और है जो मेरे बोलने में रह गया। वो स्टेटमेंट ये है कि ये जो स्टूपिड हरकत करी है ना तुमने, उसकी भाव को समझिएगा। क्या कह रहे हैं ट्रंप कीर स्टारमर को कि जो तुम ये बेवकूफी की हरकत कर रहे हो, तुम्हें पता है चीन और अमेरिका जैसे देश हंस रहे होंगे हमारे ऊपर। अब भाई हंस तो तुम पे दुनिया रही है, कौन नहीं हंस रहा? मेरे व्यूअर भी हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। कमेंट करिएगा ये बात सही लगती है या गलत लगती है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की हरकतों ने यूएस वर्सेस वर्ल्ड लाके बना दिया है। दुनिया जो है वो अमेरिका के खिलाफ धीरे धीरे पोलराइज हो रही है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि अर्थ युग है और अमेरिका ने डॉलर का जो पेच फंसा के दुनिया को परेशान किया, अब दुनिया उसके विकल्प तलाश रही है। क्योंकि इनके हर एक स्टेटमेंट से कल परसों जो मार्केट क्रैश हुआ है और आज भी मार्केट की स्थिति उठ नहीं पाई है, दुनिया के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो गया इस एक बेवकूफी की वजह से। तो भाई साहब कौन आपके साथ खड़ा होगा? देश की अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखती है और वही मायने रखती है, उसको बचाने के लिए दुनिया में सारे समीकरण बनते हैं और यही आज इस युग का यथार्थवाद है। अब यहां पे कुछ देश, कुछ लोगों के स्टेटमेंट होते हैं कि अमेरिका का मिलिट्री बजट देखो, चाइना का, साउथ अरेबिया, रशिया, यूके, इंडिया, फ्रांस, जापान तो कुछ नहीं है, बहुत भारी है भाई, कहां इससे लड़ोगे? मेरे दोस्त एक बात को ध्यान में रखना, आज के समय पे मिलिट्री वॉरफेयर का बहुत बड़ा रोल रह नहीं गया है, और अगर ये ऐसा है तो उसके पीछे भी रोल इस पूरी दुनिया का है जो अमेरिका को इतना पाल और पोस दिया। जिस समय पे पेट्रो डॉलर का क्रैश जो है वो शुरू होगा, वो ऑलमोस्ट होने वाला है। आप बात समझिए, पेट्रोलियम क्राइसिस, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के ऊपर जो वो खुद का कंट्रोल रखना चाहता है, वो डॉलर से जोड़ के ही उसे बढ़ाना चाहता है, तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देता है। लेकिन जिस दिन जो बायोफ्यूल को छोड़ के दुनिया के सामने नॉन बायोफ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध होने लगेंगे, तो अमेरिका के पेट का दर्द 4 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको पता है अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से खुद को अलग कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अगर सोलर एनर्जी के ऊपर दुनिया बेस्ड होगी, स्पेशली सोलर एनर्जी का यूज करके जो ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है हिंदुस्तान, ग्रीन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे कभी बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन जो बन रही है, उस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, और जिस तरीके से भारत जैसा बड़ा एक आबादी का देश यदि शिफ्ट करता है तो दुनिया के लिए मोटिवेशन निश्चित होगा। बायोफ्यूल के ऊपर जितनी निर्भरता हमारी कम होगी, उतनी निर्भरता डॉलर से भी हमारे को मुक्ति दिला देगी। तो दुनिया के लिए डॉलर से मुक्ति पाने का एक बहुत सीधा सरल रास्ता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज किया जाए। अब इस बात को यूं समझ लीजिए कि ट्रंप का उससे बाहर निकलना, क्या ट्रंप ये नहीं सोच रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, भैया क्लाइमेट चेंज से चिढ़ता ही अमेरिका है, बोलता भैया इसके बारे में बात मत करो, क्योंकि डॉलर कमजोर तो अमेरिका खत्म। दुनिया तो सर आगे बढ़ चुकी है। अब मुद्दा यह है कि यह तिकड़ी कब अपने जलवा दिखाएगी, कारण दुनिया का भविष्य इन 3 देशों के साथ रहने में, मजबूती से आगे चलने में है और सकारात्मक भी है। आपके व्यू क्या हैं और ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होते हैं। सभी कमेंट्स को पढ़ के हम एनालिसिस करते हैं और अपने आप में सुधार की और गुंजाइश हम तलाशते हैं। साथियों, फिर किसी और वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ में इसी चैनल पे आपके सामने उपलब्ध हो जाऊंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।